हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा लारेंज बल की समीकरण जो है बच्चों, ये बल बराबर क्यू आवेश क्यू और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश धन बच्चों वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो पूछा जा रहा है किन स्थितियों में लारेंज बल का मान शून्य हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो हमारा अगर कोई आवेश जो है v वेग से गतिमान है और बच्चों वहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है बच्चों, तो उस पर एक लारेंज बल लगता है जिसका मान होता है बच्चों क्यू और गुणे बच्चों इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र और ये वेग का सदिश और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश बच्चों, ये हमारा लारेंज बल होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें अपने लारेंज बल को, तो बच्चों ये इस प्रकार से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा बच्चों इस पर बल लग रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा लारेंज बल है, इसको लारेंज बल लिख लेते हैं बच्चों। ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, इसे हम बच्चों वैद्युत बल लिख लेते हैं। और बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल है, तो इसे बच्चों हम चुंबकीय बल कह लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जो लारेंज बल होता है वो हमारा वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के द्वारा बच्चों जो बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का सदिश योगफल होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों कि किन किन स्थितियों में लारेंज बल का मान शून्य हो सकता है। तो बच्चों लारेंज बल का मान शून्य होने के लिए बच्चों हम स्थितियां देख लेते हैं। तो बच्चों पहली स्थिति ये हो सकती है कि ये जो बच्चों लारेंज बल हमारा है, ये चूंकि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का सदिश योगफल है, तो बच्चों ऐसा हो सकता है इस प्रकार से कि ये जो बच्चों हमारा वैद्युत बल है, वैद्युत बल बराबर बच्चों ऋणात्मक चुंबकीय बल। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों, अर्थात वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का परिमाण बच्चों समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो, तब बच्चों परिणामी जो लारेंज बल होगा वो शून्य होगा। तो दोनों का परिमाण समान और दिशाएं विपरीत हो। उसके बाद चलिए बच्चों देख लेते हैं दूसरी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों। तो दूसरी स्थिति बच्चों ये हो सकती है कि वहां पर बच्चों जहां आवेश हमारा गतिमान है वहां पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित ना हो बच्चों, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। फिर बच्चों तीसरी स्थिति देख लेते हैं कब लारेंज बल शून्य होगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें लारेंज बल शून्य होने के लिए, तो बच्चों अगर हमारा वैद्युत बल शून्य हो बच्चों, यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है किंतु बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तब भी बच्चों लारेंज बल किस प्रकार से शून्य हो सकता है बच्चों, जब हमारा बच्चों ये चुंबकीय बल जो है बच्चों, क्योंकि वैद्युत बल होगा नहीं क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो चुंबकीय बल जो है बच्चों इसका मान भी शून्य हो जाए तब होगा बच्चों। तो ये अगर शून्य के बराबर हो जाए बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम सदिश गुणनफल खोल लें बच्चों, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा बराबर शून्य, यानी बच्चों साइन थीटा बराबर शून्य। तो बच्चों ये शून्य कब कब हो सकता है, साइन 0 डिग्री का मान भी बच्चों होता है और साइन 180 डिग्री का मान भी शून्य होता है। अर्थात बच्चों थीटा बराबर जो हो जाए हमारा, वो या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए। अर्थात यहां से कह सकते हैं बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र उपस्थित उपस्थित नहीं है किंतु चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। उपस्थित है और बच्चों जो आवेश के वेग की दिशा है बच्चों, आवेश के
वेग की दिशा वो जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। बच्चों जब समांतर होगा तो या तो ये थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री। उस स्थिति में बच्चों चुंबकीय बल भी शून्य लगेगा और वैद्युत क्षेत्र जो है वो उपस्थित नहीं है, तो वैद्युत बल भी बच्चों शून्य लगेगा, तो परिणामी जो लारेंज बल होगा वो भी शून्य होगा। इस प्रकार से बच्चों इन तीन स्थितियों में जो है हमारा लारेंज बल का मान जो है शून्य हो सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।